हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। डस्ट यानी डस्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो के बारे में बताया गया है। ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक बार पोएम को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले ये हेमलॉक ट्री क्या होता है वो समझिए। हेमलॉक ट्री एक टाइप का पॉइजनस ट्री है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। मेनली जो नॉर्थ अमेरिका का जो ठंडा इलाका है वहाँ पे ये ट्री पाया जाता है। आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इसी को हेमलॉक ट्री कहते हैं। समझ गए? तो होता क्या है कि एक हेमलॉक ट्री था, ठीक है, ये मान लीजिए एक हेमलॉक ट्री है, ये इसके हो गए छोटे छोटे ब्रांचेस और इसके पत्तों पे क्या जमा हुआ है? स्नो के डस्ट गिरे हुए हैं। ठीक है, अब इसी में से कोई एक ब्रांच है, मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रांच है और इस पर डस्ट ऑफ स्नो तो है ही। तो इस पर क्या होता है कि एक क्रो, ठीक है, कौवा आता है। हो सकता है कौवा पहले से यहाँ पे बैठा हो और वो यहाँ पे हिला डुला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कौवा कहीं से उड़ के आके यहाँ पे बैठा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कौवा यहाँ से उड़ के कहीं और चला गया हो। जो भी एक्टिविटी कौवा किया हो, जिस वजह से क्या होता है, ये जो ब्रांच है ये थोड़ा हिलता है, और हिलने की वजह से क्या होता है कि इस पर जो डस्ट ऑफ स्नो थे पहले से, वो डस्ट ऑफ स्नो नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ गिरते तो है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर गिर जाते हैं? हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है। समझे कि नहीं? अब ये डस्ट ऑफ स्नो इनके ऊपर गिरने से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट क्या है वो सेकंड स्टेंजा में बताया गया है। वो इम्पैक्ट ये है कि इससे पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। अब पोएट का मूड कैसा था, ये एक्टिविटी होने के बाद पोएट का मूड फिर कैसा हो गया वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। उस दिन जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो काफ़ी रूट मतलब रूट का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है, मतलब उस दिन वो काफ़ी ये अफसोस कर रहे थे कि अरे आज का दिन तो बहुत बेकार है। मतलब उस दिन उनका मूड क्या था? वो काफ़ी सैड थे, डिप्रेस्ड थे, या फिर बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, डिस्पॉन्डेंट थे, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। तो उनका मूड अच्छा नहीं था, सिंपल सा बात ये है। ठीक है, क्योंकि उस दिन या ये दो लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी होने के बाद उनका मूड चेंज हो गया। अब वो काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं। ठीक है, इनका मूड ऐसा चेंज हो गया। तो ये दोनों स्टैंजा में यही पूरा इवेंट बताया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि ये जो क्रो है ये काला होता है। ठीक है, इसको काफ़ी हम लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरीके से हेमलॉक ट्री भी कैसा ट्री है? एक पॉइजनस ट्री है। ये भी एक अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है। ये भी एक नेगेटिव इमोशन देता है और ये भी एक नेगेटिव इमोशन देता है, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों। ठीक है, तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स में होता है कैसे कि दो नेगेटिव चीज़ मिलकर हमें क्या देते हैं? एक पॉजिटिव चीज़ देते हैं, है कि नहीं? उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों नेगेटिव तो है, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो पोएट पे काफ़ी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। समझे कि नहीं? तो यही इस पोएम का सेंट्रल मीनिंग है, सेंट्रल थीम है। समझे कि नहीं? देखिए, और भी कुछ बात हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, ये तो हमने यहाँ पे सिम्बोलिज्म समझ लिया। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, सिम्बोलिज्म क्या होता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रो है और ये जो हेमलॉक ट्री है, ये नेगेटिव चीज़ के सिम्बॉलिक है। ठीक है, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। ये पॉजिटिव चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये दो नेगेटिव चीज़ हो गया, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है? एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। ठीक है, ये क्रो नेगेटिव का सिंबोलिज्म है और हेमलॉक भी नेगेटिव का सिंबोलिज्म है, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया हुआ है, कलर का कॉन्ट्रास्ट, विजुअल कॉन्ट्रास्ट इसको बोलते हैं। देखने में भी ये काले काले है, लेकिन ये डस्ट ऑफ स्नो वाइट है। तो एक यहाँ पे विजुअल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे? फिर एक हमें यहाँ पे मूड का भी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पहले पोएट का मूड काफ़ी सैड था, बाद में पोएट क्या हो गए? हैप्पी हो गए, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी पोएट का यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मूड का कॉन्ट्रास्ट। समझे कि नहीं? कॉन्ट्रास्ट और सिंबोलिज्म। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, देखिए यहाँ पे हमने देखा ये है हेमलॉक ट्री। ठीक है, और अभी तो यहाँ पे कौवे ने क्या किया? बर्फ़ का टुकड़ा पोएट पे गिरा दिया था। अब मान लीजिए कौवे ने बर्फ़
नहीं गिरा के क्या गिराया होता, मान लीजिए कौवे ने इस पर टॉयलेट कर दिया पोएट के ऊपर। अब आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, पहले कि मान लीजिए कौवा पोएट के ऊपर टॉयलेट कर दिया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रॉपिंग्स। ये अगर पोएट के ऊपर गिरता तो पोएट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पोएट का मूड अभी भी चेंज होता हैप्पी वे में, तो नहीं, पोएट का मूड चेंज होता, लेकिन वो और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते, और भी ज़्यादा सैड हो जाते, ठीक है, हो सकता है पोएट और ज़्यादा इरिटेट हो जाते, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्रॉस ड्रॉपिंग का इम्पैक्ट ये पड़ेगा पोएट पे, समझे। तो यही है ये पूरा पोएम। देखिए, द वे अ क्रो, जिस तरीके से कौवा आता है और सूप डाउन ऑन मी, और हिला के गिरा देता है, टहनी हिला के पोएट के ऊपर स्नो गिरा देता है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस वजह से इनका जो हार्ट है, इनका जो मूड है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, और उनका दिन जो था, वो दिन वो काफ़ी रिग्रेट कर रहे थे, वो दिन पूरा बर्बाद होने से सेव हो जाता है, समझे कि नहीं। यही है ये पोएम। चलिए बात करते हैं राइमिंग स्कीम के ऊपर। तो राइमिंग स्कीम देख लीजिए, अगर हम क्रो साउंड को अगर हम ए लेटर से डिनोट करते हैं, तो क्रो जैसा ही साउंड हमें स्नो में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ए दे देते हैं। मी साउंड को अगर हम बी देते हैं, तो ट्री के लिए भी हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों राइम कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट एक अलग साउंड है, इसको सी दीजिए, तो पार्ट से ये राइम कर रहा है, तो ये भी हो गया सी। मूड एक साउंड है, तो इसको डी दीजिए, तो रूड ये इससे राइम कर रहा है, डी। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, फिर ए बी और सी डी, सी डी, ए बी और सी डी और सी डी, समझे कि नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक मार्क्स के लिए, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। और बात करें कुछ पोइटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, तो वो इस तरीके से है। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे ये है एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन क्या होता है, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड नियर बाई वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, तो उसको एलिटरेशन कहते हैं। जैसे कि सेव्ड सम, सॉ साउंड रिपीट हो रहा है एट द मतलब नियर बाई वर्ड्स में, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस एलिटरेशन है। उसी तरीके से हैज़ गिवन माई हार्ट, तो ह साउंड रिपीट हो रहा है नियर बाई वर्ड्स में, तो यहाँ पे भी एलिटरेशन है, समझे कि नहीं। फिर और क्या पोइटिक डिवाइस है, एक सिम्बोलिज्म है, वो तो आपको समझा ही दिए कि ये नेगेटिव चीज़ को सिम्बॉलिक है। और इसके साथ साथ ये है एक और पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं इंजैबमेंट, ENJAMBMENT। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ के छोड़ दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है कि एक लाइन से जब दूसरे लाइन में जाते हैं और यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप ये सब नहीं है, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस इंजैबमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी इंजैबमेंट, यहाँ पे भी इंजैबमेंट, 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 ठीक है। तो ये है, बस इतना ही पोइटिक डिवाइस है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया, सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से बन सकता है, तो क्वेश्चन का आइडिया लेने के लिए इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम अपने वेबसाइट में डाल दिए हैं। आपको पता ही होगा वेबसाइट www.cbseweb.com, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप गूगल में सर्च कर दीजिए कि डस्ट ऑफ स्नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस, ऐसे लिख दीजिएगा और सर्च कीजिएगा, तो फर्स्ट रिजल्ट मेरा ही होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल शायद 9 से 10 क्वेश्चन हम दिए हैं, उतना आप प्रिपेयर कर लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे कि नहीं। तो वो आप कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चैनल पे और भी वीडियोज़ है और भी सब्जेक्ट के, आप वो भी देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कोई अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।